मैं एक बात कहती रही हूँ कि अगर आप मेरे फसाने पढ़ के मुझे नहीं समझ पाए तो मेरे हकीकत बयान करने से क्या हाक समझेंगे। मैंने शुरू बचपन से बहुत कम उम्र से पढ़ना शुरू किया था साहित्य, मतलब बहुत ही कम उम्र थी। मैं 9 साल की थी जब मैंने ब्रदर्स कैरामाज़ोव पढ़ा, किन्हीं कारणों से। तो मुझे 2 बातें इससे हुई कि जब मैंने अनेक लेखकों को पढ़ा तो किसी एक का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं हुआ। मतलब मैं अपने को किसी परंपरा में नहीं मानती, सभी लेखों का प्रभाव मुझ पर मिलजुल कर हुआ कि साहित्य जो है वो अपनी तरह से लिखना होता है। जैसे मैं कह रही थी कि मैं जोशी जी को अपना गुरु मानती हूँ। गुरु मानने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी तरह लिखें। गुरु मानने का मतलब ये है कि जैसे उसमें हिम्मत थी अपनी तरह लिखने की, आप में भी हिम्मत हो पूरी तरह से अपनी तरह लिखने की। मुझे याद आ रहा है, मैंने एक बार जगदम्बा प्रसाद दीक्षित से कहा था कि आप मेरे पसंदीदा लेखक हैं, अगर मैं चाहूँ भी तो आपकी तरह नहीं लिख सकती। मगर असल बात यह है कि मैं लिखना नहीं चाहती। अपनी तरह लिखने में बहुत जोखिम है और आप जानते ही हैं कि मैंने उसको बहुत झेला भी है। मगर मैं ये मानती हूँ कि हमारे पास हर आदमी के पास कुछ ना कुछ नया कहने को ज़रूर होता है, मगर वो कहीं हम किसी परंपरा से जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए हम वो नया कहने से कतराते हैं और उस जोखिम को उठाना चाहिए। करीब 40 बरस हो गए कथा साहित्य लिखते, पर आज भी जब कोई पूछता है आप क्यों लिखती हैं तो माकूल जवाब नहीं सोचता। दरअसल माकूल जवाब कोई है भी नहीं। इस दुनिया से अलग दुनिया बनाने की पैगंबरी ख्वाहिश, जो कहोगे वाजिब होगा, पर जो नहीं कह पाओगे वो ज़्यादा वाजिब होगा। कुछ अपरिभाषित सा जो जीने की मजबूरी की तरह स्वतः होता चला जाता है। यूँ मैंने गद्य की सभी विधाओं पर लिखा है, पर आज बात उपन्यास पर करूँगी, क्योंकि मेरे लिए आज उपन्यास की नवाजिश का दिन है। मिलजुल मन मृदुलागर कृत हिंदी उपन्यास है। सुसंगत कथा, पात्र योजना और वर्णन के माध्यम से यह कृति पुरुष प्रधान संसार में स्त्रियों के संघर्ष और सपनों का चित्रण करती है। उपन्यास में नेहरूवादी समाजवाद और मिश्रित अर्थनीति की संयति आलोचना भी की गई है। जब भी उपन्यास पर बात होती है एक संपादक का कथन याद आ जाता है। बोले कि इसमें है क्या, रोज एक पन्ना लिखिए, एक साल में 365 पन्नों का उपन्यास हो जाए। पर इसका क्या करे कोई कि पहला पन्ना लिखने में ही 10 अरब 365 दिन लग जाए। और कभी ऐसा हो कि एक पन्ना फी रोज के बजाय पूरा अध्याय लिखा जाए और 26 दिनों में उपन्यास तैयार हो जाए। मौत तो साहब पहला पन्ना लिखने में है।
मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। दसियों बरस तक मर मर कर पहली पंक्ति लिख पाने का अनुभव कटगुलाब और अब मिलजुल मन में हुआ। कुल 26 दिनों में जिंदगी और मौत को यकसां तेज रफ्तार से झेल जाने का अनुभव सिर्फ एक बार चितकोबरा लिखते हुए हुआ। उपन्यास सिर्फ लेखक नहीं लिखता, दो परतों पर सांस लेता वक्त भी लिखता है। एक वो जिसमें लेखक खुद जीता है और एक वो जिसमें वो किरदारों को जगाता है। उपन्यास की भाषा भी लेखक की लाख निजी होती हुई उसकी चुनी हुई नहीं होती। उसे किरदार चुनते हैं, वो वक्त चुनता है जिसमें वे जीते हैं। कह सकते हैं कि उपन्यास लेखन का सत्व है अतिक्रमण, व्यक्ति द्वारा समष्टि का और समष्टि द्वारा व्यक्ति का अतिक्रमण, कथानक में घटित का अतिक्रमण, समय, इतिहास और समाज से प्रतिबद्ध रहते हुए वाद की एकांगी प्रतिबद्धता से का अतिक्रमण। दरअसल उपन्यास लिखना निजी जिंदगी को हलाक करके नई जिंदगी शुरू करने जैसा है। पुनर्जन्म जैसी जिंदगी नहीं जो जब मिले तो हो पूरी तरह अपनी। ये नई जिंदगी औरों से उधार ली हुई होती है। बतौर पेशबीनी खुद को लो या दूसरों को फर्क नहीं पड़ता, हर हाल पर काया प्रवेश करना पड़ता है। फिर उसे ऐसे लिखो जैसे खुद जी रहे हो। तुम लिखो किस्सा, पाठक को लगे उसकी आप बीती है। कुछ पन्ने लिखने पर तुम भूल जाओ कि बीती भले तुम पर हो, अब ये कहानी है उनकी जो उपन्यास के किरदार बन चुके और अपनी कहानी कहलवाने के लिए तुम्हें माध्यम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी उपन्यास वो बला है जिसमें हम अपनी रजामंदी से हलाक होते हैं दूसरों के हाथों। इस आप बीती और जगबीती की टकराहट को मैंने अपने इस उपन्यास मिलजुल मन में अलग ढंग से महसूस किया। इस बार नाम सूझ गया पर पहली पंक्ति नहीं सूझी, शायद इसलिए कि जहन में पूरा कथानक और किरदार मौजूद थे, पर वो शिल्प नहीं सूझ रहा था जो अहम किरदार की शख्सियत को इस तरह बयान कर सके कि वो असल भी रहे और औपन्यासिक भी बन जाए। किरदार सिर्फ मेरा नहीं, पूरे हिंदी साहित्य जगत का जाना माना था, पर पहचाना उसे किसी ने कतई नहीं था। कसूर उनका नहीं था, वो थी ही ऐसी लेखक जो अपनी काया में यूं जीती थी जैसे परकाया ने जी रही हो। उसकी जिंदगी का त्रास, विडंबनापूर्ण उतार चढ़ाव और उस त्रास को धता बदलाने का उसका दमखम किससे से ज्यादा है अंग्रेज था। बिना औपन्यासिक जामा पहनाए ऐसे पेचो खम भरे किरदार के साथ इंसाफ नहीं किया जा सकता था और इंसाफ मुझे करना था। आखिर 40 बरस बाद मेरी समझ में आ गया कि मैं क्यों लिखती हूँ। चारों तरफ छाए त्रास से पैदा हुई दिल की लगी को झेल पाने का इससे बेहतर हथियार क्या होगा कि कत्ल भी ना करना पड़े और इंसाफ भी हो जाए। शायद उपन्यास मेरे मन के सबसे करीब है, क्योंकि उपन्यास के साथ आप बहुत वक्त गुजारते हैं और उपन्यास के जो किरदार होते हैं एक तरह से उनमें परकाया प्रवेश होता है। कविता आपने नहीं लिखी कभी? ऐसा तो नहीं कहूँगी, मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं अंग्रेज़ी में। अब मालूम नहीं क्यों मैं जब कविता लिखती हूँ तो वो अंग्रेज़ी में क्यों लिखती हूँ, और वो बहुत ही निजी प्रेम कविताएं रहती हैं कि मेरे हर उपन्यास में एक कविता रहती है। लेकिन कविता पढ़ती हैं आप? हाँ पढ़ती हूँ, बराबर पढ़ती हूँ। और गद्य में ही शायद मेरा कवि मन अपने आप को अभिव्यक्त करता है, क्योंकि मुझे गद्य और पद्य में इतना अंतर मालूम नहीं पड़ता, बल्कि मुझे लगता है आजकल का जो कविता है उसमें विचार ज़्यादा है और जो हमारा गद्य है वो शायद कविता के ज़्यादा करीब है, उसमें भाव संवेग ज़्यादा है। हाँ, वैसा कोई बड़ा विभाजन तो मैं भी नहीं मानता। मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि जो स्तंभ आप लिखा करती थी, हाँ। जो कई बरस चला और उस नाते भी आपको कई लोग जानते रहे, तो ये जो स्तंभ लिखने की प्रक्रिया थी उसमें आप कई विषयों पर लिखती थी। जाहिर है कि आपकी रुचियाँ भी बहुत व्यापक रहीं उस अर्थ में देखें कि आप समाज, राजनीति, भाषा और तमाम जो भी चीज़ें आपको किसी को भी परेशान करती, किसी भी नागरिक को, उनको लेकर आप लिखती रही हैं। फिर वो बंद हुआ, अब कोई स्तंभ लिखने की इच्छा होती है? स्तंभ मैंने बहुत साल लिखा गया थी।
पहले 5 साल रविवार में लिखा, जो जिसका नाम परिवार था, आपको बतलाऊँ। और मैं जानती थी परिवार पर तो मैं लिखूँगी नहीं, तो मैंने उसको पहले ही अपने स्तंभ में परिवार को परिवेश की तरह परिभाषित कर दिया था। और फिर मैं मेरा पहला स्तंभ गैस त्रासदी पर था, भोपाल गैस त्रासदी पर था शादीवान में। और उसके बाद में जो बच्चे काम करते हैं, बच्चे कामगर हैं, बाल श्रमिकों पर, इन पर सब पर, तमाम चीज़ों पर लिखती रही। उसमें कहीं कहीं मैंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे जब यूरोप वगैरह गई। मगर बाद में जो मैंने स्तंभ लिखा जो ज़्यादा लोकप्रिय भी हुआ वो इंडिया टुडे में था, जो 7 साल तक लिखा, और वो कटाक्ष था। और मैं समझती हूँ कि मुझे इंडिया टुडे का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने ये पहचाना कि मेरा जो तमाम लेखन है उसकी जो मूल अंतर्धारा है वो व्यंग्य की है या आयरनी की है। मृदुला जी, हाँ। मैंने पहले तो वो किताब नहीं पढ़ी थी, अभी हाल में पढ़ी, कृति और कृतिकार, वैसे आई भी अभी है शायद, हाँ। और उसकी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो कुछ ये व्यक्तियों से संबंध बनाने का सिलसिला है वही हर चीज़ का आगाज़ कराता है, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी से आप मिलते हैं और वो कुछ आपके एहसास में इस तरह से चला जाता है, जज्ब हो जाता है कि आप कहानी लिख देते हैं। मैं एक कहानी का जिक्र करूँगी कि मैं एक घर में गई, वहाँ पर मैंने देखा कि मेज़ पर बड़े करीने से खाना लगा हुआ है, तो और एक महिला है, उनसे मैं बात कर रही थी। इतने में उनके पति आए। उस महिला के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, वो उठी नहीं, उन्होंने उनसे बात नहीं की, वो गए, उन्होंने मेज़ पर खाना खाया, उसके बाद वो अंदर चले गए। कोई भी प्रतिक्रिया इस स्त्री के चेहरे पर, जिस्म में कहीं नहीं हुई। तो इससे मेरी एक कहानी बनी वितृष्णा कि असंवाद की इंतहा थी। काम वो सब कर रही थी गृहिणी की तरह, सब अपना फ़र्ज़ अदायगी पूरी कर रही थी, मगर कहीं कोई संवाद था ही नहीं। तो ये भी एक एहसास बना जिससे कहानी बनी। तो संस्मरण जो भी मैंने लिखे हैं इसमें मनोज श्याम जोशी पर है, बस यूं ही मुलाकात हुई। महादेवी जी पर, महादेवी पर है, जिनसे तो मैं सिर्फ 2 बार मिली, मगर वो 2 बार मिलना ही इतना महत्वपूर्ण था और कुछ मेरे एहसास का हिस्सा बना। ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी बहुत ख़ास हो, ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा आदमी हो, पर दिलदार होना चाहिए। जैसे जोशी जी से भी जब मैं मिली तो उनकी बहुत सी ऐसी बातें मेरी समझ में आई जो उन्होंने कभी कही नहीं, और हम लोगों का आपस में, जोशी जी से खासकर, मैं उन्हें गुरु मानती रही, बात नहीं आई। मैं भी उनको गुरु मानता हूँ, क्योंकि दिनमान में जो हम लोग साथ थे और जोशी जी के लिए बहुत काम किया, मैं भी आपकी तरह उनकी मैं भी बहुत याद करता हूँ। तो उनका एक ये रहता था, वो मुझे हमेशा कहते थे कि मैं लिखते वक्त ना तो डायरी रखती हूँ, ना कोई जर्नल रखती हूँ, ना कोई नोट्स लेती हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ तब भी मैं कोई कुछ लिखती नहीं हूँ उसके बारे में, वो सब कुछ मेरे दिमाग में ही रहता है। और जब लिखने बैठती हूँ तो वो कहीं से याददाश्त का, जैसे वो कटघरा होता है, जेल होती है, वो खुल जाती है और यादें लस्टम पस्टम बाहर भागती हैं, और उसमें से ही मेरा उपन्यास बनता है, उसमें से ही मेरे संस्मरण बनते हैं या नाटक बनते हैं। तो जोशी जी मुझे कहा करते थे कि इसमें तुम्हारा किया धरा कुछ नहीं है, ये तुम्हें भगवान की एक नायाब चीज़ मिली हुई है कि तुम्हारे दिमाग का जो दायां हिस्सा है वो बाएं हिस्से की चीज़ें लेकर उनमें तफसील बिठा लेता है, उनमें संतुलन बिठा लेता है, तवाज़ुन बिठा लेता है। तो वो ही मैं करती हूँ, इसीलिए शायद मेरा जो लेखन है वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः स्फूर्त लगता है। उसका जो शिल्प है वो बहुत सोचा हुआ नहीं होता। प्रयाग जी, भाषा की जो बात आप कह रहे थे, मैं कहती रही हूँ कि रचना प्रक्रिया का मतलब शिल्प की खोज है, क्योंकि रचना प्रक्रिया तो पूरी उम्र चलती है। आप जो भी अनुभव करते हैं, हर समय जो आप जीते हैं, वो आपकी रचना में कहीं जाकर मतलब किस शिल्प मतलब किस विधि से लिखें। हाँ, जब लिखना शुरू करें तो उसका शिल्प क्या हो, उस कृति का शिल्प क्या हो, और वो कृति क्या होगी, नाटक होगी, उपन्यास होगा, मतलब वो भी वहीं पर तय होता है। मगर उसका जब आप शिल्प की खोज करते हैं तो भाषा की आप खोज नहीं करते, भाषा किरदारों की होती है। इसीलिए मेरे हर उपन्यास की भाषा अलग है।
क्योंकि भाषा किरदारों की होती है और उस वक्त की होती है जिसमें वो किरदार जीते हैं। और दरअसल लेखक तो कुछ देर बाद रहता नहीं, क्योंकि आप सुबह से ऊपर उठते हैं, आप कृति में रहते नहीं, आप कृति में आपके किरदार रहते हैं और पूरी तरह आप परकाया प्रवेश करते हैं। जैसे एक उपन्यास में मैंने गांधीयन दर्शन की, गांधी जी के सिद्धांतों की मेरा पात्र बहुत प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसक है। दूसरे उपन्यास में उसका ठीक उल्टा है, क्योंकि ये सब मैं नहीं कह रही, ये सब वो पात्र कह रहे हैं। तो एक तरह से इसका जो आनंद है लिखने का, लिखने में त्रास भी बहुत है, बहुत त्रास है, मगर उसका जो आनंद है वो ये है कि आप नहीं रहते, कोई दूसरा बन जाते हैं। अब दो काम कर सकते हैं आप, या तो रोइए, ज़ार ज़ार रोइए और कोई रोएगा नहीं आपके साथ, या हंसिए, अपने पर हंसिए। जब आप अपने पर हंसते हैं तब रसोक्ति पैदा होती है। कटाक्ष से भी आगे मैं कहूँगी रसोक्ति, वक्रोक्ति नहीं कहूँगी, वो कटु होती है। ये काफ़ी कुछ आत्मकथात्मक है, मगर कहीं भी मैंने उन लोगों को जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ हावी नहीं होने दिया अपने पर, उनको औपन्यासिक बनाया और उनकी खामियों पर जमकर हंसे। हमारे घर में हम लोग सब एग्नोस्टिक थे, हम पैदाइशी जैन ज़रूर हैं, मगर कोई भी वो उस तरह रहता था। हमारे पिताजी बाद में सभी धर्मों में जाने लगे थे। एक कलेक्टिव मेमोरी होती है, उसमें चीज़ें रहती हैं, उसमें कुछ जैन सिद्धांत गए होंगे। तो शायद पर्यावरण प्रेम जो मेरा है वो जैन दर्शन से आया है। जैन धर्म का एक बड़ा भारी सिद्धांत, मूल सिद्धांत क्षमा का है, और मैं आपके सामने कन्फेस करना चाहती हूँ कि क्षमा करना मेरे लिए बहुत कठिन है। मृदुला जी की बुलंदी में दूसरों की बुलंदी का कुछ हो। ये तो मानना पड़ेगा कि मैंने अपने परिवार में बहुत ही विलक्षण औरतें मिली हैं मुझे, परिवार में, परिवार से बाहर। उनके बारे में मैंने लिखा भी है, मेरे संग की औरतें करके। एक तो ये मेरी बहन यहाँ ही बैठी है, छोटी रचला बंसल, हाँ, और मंजुल भगत, जिनके बारे में ये पूरा उपन्यास ही है। और मेरी और भी जो बड़ी उम्र की थी, जैसे हमारी एक परदादी थी, जिन्होंने जब उनकी पतोहू पहली बार गर्भवती हुई तो भगवान के मंदिर में जाके ये मन्नत मांगी कि पहला बच्चा लड़की हो। और ये अजीब बात थी। और मेरी जो नानी थी, जब वो मृत्युशैया पर थी, तो हमारे जो नाना थे वो बैरिस्टर एट लॉ वगैरह अंग्रेज़ साहब टाइप थे। तो उन्होंने उनको बुलाया, कहा कि भाई तुम तो साहब हो, तुम मेरी बेटी की शादी किसी साहब से करवा दोगे, जो मैं चाहती नहीं। तो तुम अपने जो उनके आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले प्यारे लाल शर्मा, काफ़ी बड़े नेता थे, उनके दोस्त थे, उनको बुलाओ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी वो तय करवाएं। और वो पर्दा करती थी, मगर उस समय वो, क्योंकि वो तो मरने वाली थी, तो उनको बुलाया गया और उनसे उन्होंने ये वचन लिया कि आप मेरी बेटी की शादी करवाएंगे, मेरे पति मेरी बेटी की शादी नहीं करवाएंगे। ये आप सोचिए कितनी बड़ी बात थी। तो उस बेचारी मेरी माँ की शादी फिर एक गरीब आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले लड़के से हुई, किसी साहब से नहीं। तो ऐसी विलक्षण औरतें। फिर एक औरत जिसने हमें पाला, क्योंकि हमारी माँ को बच्चों का शौक़ नहीं था, पैदा तो उन्होंने 6 किए थे, मगर पालने का उनको शौक़ नहीं था। तो जिस बंगाली औरत ने हमको पाला, उसका हमारे ऊपर बेइंतहा असर हुआ। तो उस महिला का इतना असर हम पर हुआ। आज़ादी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, यानी मैं छोटी थी तभी आज़ादी मेरे लिए, देश की आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ थी, और मेरे हर उपन्यास में आता है। तो ये जो महिला थी, बंगाली महिला, जो हमारे घर में, उन्होंने पूरी उम्र हमारे घर में ही काम किया, उन्होंने ही हमें पाला। स्वर्णा उसका नाम था, और उन्होंने हमें जो आज़ादी का असल मतलब होता है वो सिखलाया। तो ये सब इन्हीं औरतों की मार्फत हम लेखक बने। लोग कहते थे भाई ये तुम कैसी औरतों के बारे में लिखती हो, ये ऐसी औरतें नहीं होती। मैंने कहा भाई होती हैं, हमें तो ज़िंदगी में रोज़ मिलती है, और नज़र होनी चाहिए देखने के लिए। मैं समझती हूँ कि जो यथार्थ है उसके प्रलोभन को नकारना, उसका अतिक्रमण करना और उसमें कल्पना से उसे अतिरंजित करना, तभी आप लिखते हैं। यथार्थ तो छूटता नहीं, बल्कि जब आप फंतासी लिखते हैं उसमें ज़्यादा यथार्थ रहता है। फर्स्टली, I don't think I have ever been dominated by a man, writer, critic or anything. Never in my life have I desisted from writing anything I want to write, even after I was arrested. My next book was even more offensive. You write because you want to offend.
That is one way you can dissent. You see, a writer is a dissenter. If you don't offend, why write? मैंने एक उपन्यास का अनुवाद जो चितकोबरा का मैंने किया, वो तो कुछ ऐसा हुआ कि चितकोबरा लिखने के करीब 20 साल उसी मनस्थिति में पाया, उसी मूड में पाया। जब मेरा मन हुआ कि कुछ वैसा ही लिखूं, तब मैंने उसका अनुवाद किया। और जैसे उपन्यास 26 दिनों में लिखा था, वैसे अनुवाद भी कुल 26-27 दिनों में कर दिया। तो वो तो एक तरह से क्रिएटिव था, पुनर्रचना जैसा था। बाकी दूसरा तो उपन्यास, एक अनित्य उपन्यास में मैंने हिस्सेदारी की अनुवाद में, तो बहुत ही कष्टकर था, बहुत कष्टकर था, मगर बहुत मेहनत की मैंने, क्योंकि मुझे ये लगता था कि भाई जो कुछ हिंदी में लिखा गया वो अंग्रेज़ी में आना चाहिए। 80% तो आए, 90% न सही 80% तो आए, 100% तो आ नहीं सकता। तो वो काफ़ी कष्टकर था, मगर मेरे मन में कुछ ऐसा ख्याल नहीं था कि अंग्रेज़ी में कर दूंगी तो ज़्यादा लोग मुझे जानेंगे। नहीं, हिंदी जानने वाले मुझे जाने काफ़ी है। बल्कि मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि मेरी किताबों का अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं में हो, जैसे बंगला में हो, जिसे सुबोध पढ़ सकें। और फिर मुझसे ऐसा प्रश्न ना करें क्या मैं कभी डरी हूँ। तो वो हो, और वो हुआ है, मलयालम में हुआ है, वो मराठी तो वाकई होनी चाहिए भारतीय भाषाओं में अनुवाद। एक बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, वो अपने मदरहुड को कैसे देखती है? जो हमारा बेटा था उसके बारे में तो मतलब वो इतना अनयूजुअल था, हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि बच्चे कैसे पालते हैं। मगर वो हाइपोटोनिक बच्चा था। हाइपोटोनिक बच्चा मैंने कभी पहले ज़िंदगी में सुना ही नहीं था कि क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि उसका his brain is more developed than his digestive system, with the result that he doesn't want to drink milk, he doesn't want to suck, he hates sucking. Now if a infant hates sucking, how is he going to get nourishment? मतलब mother's breast also he doesn't like to suck, bottle also he doesn't like to suck. अच्छा, this we didn't know for the first 2 months. मतलब he used to keep on crying, and he used to cry for long stretches of time, and he wouldn't drink milk. Then we found a doctor in Banaras who was originally an allopath, but then he became an Ayurved. वो बहुत फेमस वैद्य थे, पटवर्धन नाम था उनका। तो उन्होंने बताया कि ये होती है, ये एक बीमारी होती है, और इसमें वो बच्चा सक नहीं करना चाहता क्योंकि इट टेक्स टू मच टाइम। तो उसका ब्रेन तो डेवलप्ड है, डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं है। तो उसको क्या करना होगा कि व्हाट ही टोल्ड कि पुराने ज़माने की बोतल हो जो दोनों तरफ से खुलती थी ना, और शायद तुम लोगों ने तो देखी भी नहीं, सुनी भी नहीं होगी। उसमें बहुत गाढ़ा दूध बनाओ, पीछे का निपल खोल दो, और जब वो उसके मुंह में लगा दो 15 मिनट में पूरा दूध अंदर चला जाएगा। और नहीं तो जब सो रहा हो तब लगा दो, क्योंकि वो सोता बहुत कम देर था। और उसके साथ उन्होंने खैर कुछ दवाइयाँ वगैरह भी दी, और विदिन 2 days it showed results, and within 10-15 days he was absolutely fine. He was very, very attached to his brother, first of all. No jealousies of any kind between the two. Not at all. You'll be surprised. Never. They used to keep their pocket money together. मैंने बहुत बार कहा कि भाई एक खर्च कर देता है, दूसरे रह जाता है, नहीं कोई फर्क नहीं, साथ रखते। And they adored each other. It was almost like one was the alter ego of the other person. अब पॉकेट मनी साथ रखने हैं, आशु खर्चा कर देता था, अप्पू के पास पैसे नहीं बचते थे, तो आई यूज्ड टू टेल हिम कि भाई तुम उसको क्यों देते हो? नहीं, अब अगली बार हम कर लेंगे। नो डिफरेंस। और उसको भी ये नहीं कि वो एक उसको दूसरे को के ऊपर बर्डन डाल रहा है या उसको ओवर पावर कर रहा है। नो, दे वुड डिफेंड ईच अदर। कुछ भी जरा सी बात हो जाए, कर तो रहा है। स्कूल में उसकी कम मार्क्स आए तो टीचर ने कहा भाई तुम मैथमेटिक्स में ध्यान दे रहा है, 1-2 दिन में देख लीजिएगा, बेटर कर रहा होगा। एंड अपू वॉज वेरी श्योर ऑफ हिमसेल्फ, एब्सोल्युटली श्योर ऑफ हिमसेल्फ। और he was an actor. He was always showing off. Opposite of Ashu, was very, didn't want to be noticed. Appu wanted to be noticed. He was showing off all the time. And I remember when he was a small child, Sleeping Beauty में, he was Prince Charming. तो पहले दिन रिहर्सल में उन्होंने कहा कि अच्छा you kiss her then she'll wake up. तो उसने किस किया, वो wake up हुआ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप ठीक है, बस ऐसे ही करना है, तुम आखिरी दिन कर लेना। मैंने कहा नहीं, मैं तो रोज किस करूँगा। But he was extremely popular with teachers, with other students, with girls,
and his friendships lasted forever. It was like that. इतना ज़्यादा उसको मतलब he knew how to come very close to people. And you'll be surprised, Sangeeta, after he died, so many people came to see me whom I didn't know at all. And they all had a story to tell, that he helped us this way, he helped us this way. People from abroad, people from inside the country, people from IIT, people from outside IIT. It was a never-ending kind of a parade of people for whom he had done something, and I had no idea. He gave love, so he got love. But I'll tell you something very interesting, ironical. सब कुछ हो गया, everything was packed and all. And Ashu, of course, very stoic, no emotions. Just before he left, he told me कि जितने दिन मैं श्रीलंका में रहूँ, तुम दिल्ली से बाहर मत जाना. तो मैं कहा, मेरे दिल्ली से बाहर जाने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तो उसने कहा नहीं, तो उतने दिन तुम कहीं नहीं जाना. So will you believe it? I did not go anywhere. कोई गोष्ठी हुई, प्रोग्राम हुआ, I did not go. People asked me कि भाई क्या बेवकूफ़ी की बात है, वो वहाँ श्रीलंका में बैठा है, तो वो कह गया है तो तुम नहीं जा रही हो. Because I understood. See, as long as I was in Delhi, his nucleus of existence was safe. The home was where the home should be. So he did not feel threatened. That was why he said it. We did not discuss it, nothing, but we could understand it. I understood what he meant. That was, I think, for me, the greatest achievement of my life. To be able to communicate with my children. आशु वॉज इन 4th क्लास, तो हिस्ट्री की क्लास हो रही थी. तो हिस्ट्री की टीचर ने कुछ बड़ा आसान सा सवाल पूछा, अकबर का बेटा कौन था? तो उसने कहा मुझे नहीं पता. उसने कहा क्यों नहीं पता, जब मैं बोल रही थी तुम सुन नहीं रहे थे? उसने कहा नहीं, मैं सुन नहीं रहा था. उसने कहा क्यों नहीं सुन रहे थे? उसने कहा मैं सोच रहा था. उसने कहा क्या सोच रहे थे? ये पता होता तो मैं सोचना बंद ना कर देता. सो शी वॉज शॉक्ड. वो उसको प्रिंसिपल के पास ले गई, तो प्रिंसिपल फिर से पूछे क्या सोच रहे थे? कहने मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा था, इसीलिए तो मैं सोच रहा था. सो यू नो द प्रिंसिपल वॉज सो इम्प्रेस्ड. सो मैं यही कहती हूँ कि मेरा गुरु मंत्र है, विषय पर नहीं सोचते आप, सोचने से विषय उत्पन्न होते हैं, विचार से विषय उत्पन्न होते हैं, विषय पर विचार नहीं करते आप. और हमारे साहित्य में जो सबसे गड़बड़ है वो ये है कि हम विषय पर विचार करते हैं, हम स्वतंत्र विचार नहीं करते कि उसमें से विषय उत्पन्न होंगे. और जिसने मुझे अंदर तक प्रभावित किया है वो मनोहर श्याम जोशी. और उनकी खास बात ये थी कि वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करते थे जो लीक पर हो. वो हर बात लीक से हटी भी करते थे. और उनका मुझ में अगाध विश्वास. मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अगर अपने को भूल जाओ तो तुम बेइंतहा अच्छा लिख सकती हो और लिखोगी. आपकी एक कहानी मुझे अचानक याद आ रही है, 60 साल की औरत करके. उसके बारे में कुछ बोलेंगी? उसमें तो वो जगह जानी चाहिए आदमी. मैं उसको पढ़ के आज तक भूल नहीं पाई हूँ. वो जो ऊपर चढ़ती है, हाँ, जो गिरजाघर है वो ग्राज में है, ऑस्ट्रिया में. तो उसमें ऐसे ही है, वो 2 तरफ से सीढ़ियाँ जाती हैं और आप अलग अलग सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और वो हर मंजिल पर जाके तंग होता जाता है और आखिर में वो जाके मिल जाती हैं ऊपरी मंजिल पर. फिर वहाँ से आप फिर दोबारा नीचे उतर आते हो अलग अलग सीढ़ियों से. मगर ये इस प्रक्रिया में जब आप बार बार बिछड़ते हो और बार बार मिलते हो और कम कम जगह पर मिलते जाते हो और आखिर बुर्ज पर जाकर आप एकदम 1 फुट के अंदर होते हो दोनों जन. पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है वो. और मेरी कहानी में तो फिर वो दोनों एक साथ उतर आए थे, अलग अलग सीढ़ी से नहीं उतर रहे थे. उतरते वक्त वो एक सीढ़ी से उतरे थे क्योंकि वो पूरा उनका कायाकल्प ही हो गया था. और बाकी तो खैर उसमें ये है कि वो 60 साल की जब हो जाती है तब उसके अंदर इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, उसकी अस्मिता सुदृढ़ होती है कि वो आराम तसल्ली से कह सकती है कि वो उससे प्यार करती है. जब वो 40 साल की थी तब वो नहीं कह पाई थी. मैं कहती तो थी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, आलोचक क्या कहते हैं, मगर कहीं अंदर दुख होता होगा, पीड़ा होती होगी कि हमारा इस तरह तिरस्कार हो रहा है, हमारी बात समझ में नहीं आ रही लोगों की. 60 के बाद मैं सचमुच परवाह नहीं करती थी.
और उसका एक उदाहरण है कि जो मेरा उपन्यास है कटकुला, उसमें एक पात्र है जो अमेरिकन है। मैंने उस पात्र को शुरू में नहीं रखा था उपन्यास में। मुझे लगा सब लोग कहेंगे कि भाई वेस्टर्न सेंसिबिलिटी, एक अमेरिकन पात्र को ले आए। जब उपन्यास पूरा हो गया तब मैं मारियान को मैंने डाला उसके अंदर, और फिर सब कुछ मारियान के इर्द गिर्द घुमा। और अजीब बात ये हुई कि सबसे ज़्यादा वही पात्र पसंद भी आया लोगों को। तो मेरे समझ में तब तक ये आ गया था कि टू हेल विद देम, जैसे उसने गॉन्डिदेविड ने बटलर ने कहा था ना, फ्रैंकली आई डोंट गिव अ डैम। तो वो मेरे अंदर जो जज्बा आया ना, वो 60 साल के होने के बाद आया। संगीता जी, मृदुला जी का और मेरा जो नाता है वो एक लेखक और पाठक का नाता और बहुत पुराना है, लेकिन जहाँ तक इसके परे का रिश्ता है वो एक अलग ही रिश्ता है। इस चीज़ को मेरे से ज़्यादा तो उन्होंने माना है। उनकी जो किताब आई है नायाब औरतें, इसमें उन्होंने मुझे अपनी सबसे अंतरंगतम सखी के रूप में चित्रित किया हुआ है। दिल्ली की सार्थकता इन मृदुला जी है। यदि मृदुला जी हैं तो मेरे लिए दिल्ली है, वरना दिल्ली मेरे लिए नक्शे पे कोई मायने नहीं रखती है। और मैं ये भी मान कर चलता हूँ कि उनका लेखन जो है वो एक अलग तरह का लेखन है। हमारी उनकी अंतरंगता है वो पारिवारिक अंतरंगता से भी गहरी अंतरंगता है। जब उनके लेखन की बात चलती है तो मैं जब मैं पढ़ रहा था इलाचंद जोशी, जैनेंद्र कुमार, विदेशी इसमें एल्बर्ट मुराविया थे, वो पासा थे, तो मुझे लगा कि भारतीय लेखन में यदि कोई कालजयी लेखन, मृदुला जी का लेखन खंड विशेष का लेखन नहीं है, ना कोई सिर्फ तात्कालिक लेखन है। मृदुला जी का लेखन वो लेखन है कि जब तक अदब रहेगा, जब तक साहित्य रहेगा, तब तक मृदुला जी का साहित्य भी जीवित रहेगा, क्योंकि एकमात्र मृदुला गर्गी हैं जो विश्व साहित्य से टक्कर ले सकती है। जब मैंने उनकी कहानी हरी बिंदी पढ़ी थी, पहली बार कोई नारी खुद अपने साथ अपना सेलिब्रेशन कर रही है, तभी मेरे को लगा था नहीं, इस लेख का तेवर अलग है। फिर मैंने पुनश्च के विशेषांक निकाला महिला कथाकारों पर केंद्रित, मैंने पत्र लिखा जैसी रवायत होती है। उन्होंने तुरंत जवाब आए, थप्पड़ के समान मेरे मुंह पर पड़ा कि महिला होने के नाते लेखन में अलग खड़ा किया जाना मैं गलत मानती हूँ। मैं भी चौंक गया कि वाकई में मैं गलत तो काम कर ही रहा हूँ, लेकिन अब चूँकि रचनाएँ आ चुकी थी, मुझे करना ही था। मैंने उनका पत्र भी ज्यों कहते छाप दिया। फिर दूसरी सबसे बड़ी जो घटना घटी, जब चित्तकोबरा आया तो चित्तकोबरा पर बड़ा विवाद हुआ। वो सर्वविदित है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, केवल इतना कहना चाहता हूँ चित्तकोबरा के जितने भी समझना कि पत्र थे, जैनेंद्र कुमार के हों चाहे मंजुल भगत जी के हों, जिनके भी हों, वो सारे पत्रों को लेकर मैंने, और इनका एक इंटरव्यू था योगेश गुप्त ने किया, चित्तकोबरा प्रसंग नेपथ्य गाथा करके मैंने पुनश्च का पूरा तो विशेषांक कि वो क्या करती हैं, अपने पात्रों को खुद नहीं चलाती, वो छोड़ देती हैं, वो पात्रों के साथ चलती हैं, वो पात्रों को अपने साथ बिल्कुल नहीं चलाती। उस लेखन में ऐसी गुफा कंदराएँ हैं जहाँ पर कि मनोविज्ञान मौजूद है, लेकिन वो मनोविज्ञान नहीं जो काफका के भीतर मौजूद था, वो मनोविज्ञान जो इलाचंद जोशी के भीतर मौजूद था। ये उन्हीं के समानांतर तो है, लेकिन उनसे अलग हटके मनोविज्ञान है। समानांतर है लेकिन अलग हटके वो उन स्त्रियों का चुनाव करती हैं जो कहीं कुछ तोड़ती हैं, कारा मुक्त होती हुई स्त्रियाँ उनके साहित्य में मौजूद है, जो कुछ तोड़ती हैं, जो वर्जनाओं को तोड़ती हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ निर्माण भी करती हैं। सिर्फ तोड़ना उनको उद्देश्य नहीं, एक ऐसी निर्मिति तैयार होती है जो कि आगामी आने वाली पीढ़ी को कोई संदेश देती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने क्यों 1972 में लिखना शुरू किया, तो मेरे पास कोई एक वाजिब जवाब नहीं है। मगर एक बार जब लिखना शुरू कर दिया तो वो किसी डैम बर्स्ट की तरह था। मतलब तुम विश्वास नहीं करोगी, मगर कभी कभी मैं एक दिन में 2 कहानियाँ लिख लेती जो बिल्कुल अलग विषयों पर होती थी। पूरी कहानी, इतना ज़बरदस्त पैशन था, उत्ताप था, उद्वेग था कि लिखना है। और जो भी कहानी मैं लिखती थी वह चाहे कितनी भी लंबी हो, एक बैठक में ख़त्म कर देती थी। कि कारण जो होता है कहानी लिखने का, जब पक तो रही होती है आपके अंदर बहुत भीतर से, एक क्षण आता है, जुनून का एक पल आता है, जब आप उसको लिखने लगते हैं। उसको जुनून का पल ही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। तो ये हुआ क्या है कि हम खासा कोठी में ठहरे थे जयपुर में, और खासी गर्मी थी। सहसा एक बूंद, सचमुच सिर्फ बूंद ही थी, बरसी। और वो लाल रंग की खासा कोठी जो है लाल पत्थर की है जयपुर में, उस पत्थर पर एक बूंद, फिर दूसरी बूंद, फिर तीसरी बूंद,
जिसको वहाँ कहते हैं बूंद से बूंद मिल गई। जब वो हुआ तो पूरा माहौल बदल गया और मैंने वो देखी बूंद और अंदर जाके कमरे में मैं ये शहर के नाम कहानी लिखने लगी, जिसका बारिश से कोई मतलब नहीं है, न जयपुर से कोई मतलब है, मगर वो एक लड़की की कहानी है जो बिल्कुल अलग हटके नक्सलाइट भी बन जाती है, बहुत कुछ अलग तरह की लड़की है, उसकी कहानी है। और मैं इसको लिखती गई, जितना कागज़ था खत्म हो गया। फिर मैं वहाँ जो लिफाफे पड़े थे उन लिफाफों के वो मैंने फाड़ा और उन लिफाफों के पीछे मैं लिखने लगी। तो अंततः वो लिफाफे भी खत्म हो गए। तब मुझे जो भी वहाँ कतरन पतरन मिली उस पर मैं उसको लिखती गई, मगर मैंने वो कहानी पूरी करके छोड़ी। इस दरमियान जब मैं वो कहानी के अंत पर पहुँच रही थी तो मेरे पति मतलब आनंद बाहर गए हुए थे, तो वो आ गए। तो वो आए तो उन्होंने अंदर झांका तो उन्हें कुछ बड़ा अजीब माहौल लगा, इतना अजीब माहौल लगा कि वो कमरे में नहीं आए, वो बाहर ही बैठ गए। फिर जब कहानी ख़त्म हो गई तब मैं उठी, फिर मैंने इन्हें कतरने बतरने बटोरी और फिर बाद में उस कहानी को मुकम्मल रूप दिया। हम कई घरों में रहे हैं। एक ऐसा घर था जिसमें एक बालकनी थी बड़ी सी, और उस बालकनी में काफ़ी पौधे भी रखे थे, मगर ख़ास बात ये थी कि उस बालकनी पर एक रॉकिंग चेयर पड़ी थी, झूलने वाली कुर्सी। तो उस पर बैठ के मैंने एक कहानी लिखनी शुरू की और वो कुर्सी को मैं झुलाती भी जा रही थी जब मैं लिख रही थी। तो वो झूलती कुर्सी ही उस कहानी का नाम है। काफ़ी लंबी कहानी है वो। जब मैं लिख के चुकी तो मेरा पूरी शिद्दत से मन हुआ कि मैं नीचे कूद जाऊँ। मतलब इतनी एक्सट्रेसी थी कि मेरा मन हुआ कि मैं नीचे छलांग लगा दूँ और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, क्योंकि अब और इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। बाद में मैंने ये जब यादव जी को ये बात बतलाई तो उन्होंने कहा हमें अपनी ज़िंदगी में आज तक लेखन से एक्सट्रेसी नहीं मिली। तो ये बहुत नायाब बात है कि आप ऐसा महसूस कर सकें। तो मुझे भी लगता है कि शायद बहुत लोग सिनॉप्सिस बना के, भूमिका बना के, सोच के कि इसका ये प्लॉट होगा लिखते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मुझे ये लगता है कि पागलपन और अदब के जुनून में बहुत कम फासला है, बहुत ही कम फासला है। मतलब एक कदम का फासला है। इधर हो तो सिर्फ जुनून आपसे लिखवाता है, उधर हो तो आप पागलपन होता है। हमने हिंदी में लिखा, मैंने हिंदी में लिखा। तो शुरू में एक दो लोग तो समझते थे, जैसे जैन जी समझते थे मेरा लेखन, या और कुछ लोग समझते थे, मगर ज़्यादातर हमारे यहाँ रिवाज ये है कि इसका सोशल कंटेंट क्या है, इससे समाज को क्या प्राप्त हुआ, इसका यथार्थ क्या है, या ये तो नहीं होता ऐसा, मतलब उन्होंने नहीं देखा तो नहीं होता। मगर बहुत सारी चीज़ें जो हमने नहीं देखी होती हैं वो होती हैं। जो लेखक का अनुभव होता है वो आलोचक का अनुभव बहुत बाद में जाकर होता है, और आलोचक ये नहीं सोच सकता कि भाई मेरा अनुभव नहीं है, ना से किसी और का हो, शायद हो। खासकर ये स्त्रियों के संग ज़्यादा होता है कि जो स्त्री लिख रही है उन्हें लगता है कि आप बकवास कर रही है, ये नहीं सोचती कि उसका अपना अनुभव है जो आपका नहीं है। हमने कभी औरत की तरह नहीं लिखा, मगर हमारे भीतर औरत थी जी, तो औरत प्रकट होती रही। बिल्कुल। दरअसल औरत हर वक्त एक द्वंद्व में रहती है, और द्वंद्व गर्भाशय और प्रज्ञा के बीच में, जी हाँ, पति प्रेमी के बीच में नहीं होता, हाँ, घर बार और बच्चों के बीच में भी नहीं होता, मगर वो एक जो मूल है प्रज्ञा और वही एक मूल है गर्भाशय, उन दोनों के बीच में होता है। और क्योंकि पुरुष के पास वो नहीं होता, इसलिए उसका लेखन एकांगी है। विपिन पुरुष प्रधान नहीं, वो नारी प्रधान अर्धनारीश्वर है। बिल्कुल। तो इस बात को समझने में लोगों को वक्त लगा और हाँ, समझ भी नहीं पाया। एक इंसान जो समझा था वो महेश एल कुचवार, हाँ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहने लगे कि
मैं बात करना चाहता हूँ मगर मैं बात कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरा गला रुंध रहा है, इसलिए मैं आपको लिखूँगा। बाद में मेरी समझ में आया कि उन्होंने मुझसे ज़्यादा उसको समझा था। मैंने जब उन्होंने मुझसे कहा तब मैंने जाके अपने विपिन को अच्छी तरह समझा। उसमें जो असल बात है ना वही कि दुख ही आध्यात्मिक दुख है, दुख परमात्मा है। आप परमात्मा की पूजा करने के बजाय दुख की पूजा तो आप दुख को उस स्तर पर पहुंचाइए जहाँ वो परमात्मा हो जाए, आपकी आत्मा से निकले और फिर परमात्मा में निकले। ज़रूर तुमने नाम सुना होगा, उसका नाम मैं बहुत लेती हूँ और लोग नहीं लेते। तो वो जब मैं लिख रही थी तो मैं जब उसके आखिरी पन्ने लिख रही थी तो हुआ ये कि अचला और उसके पति राज वो मुझे मिलने आए। तो हम पहली मंजिल पर रहते थे, तो ये वहाँ तक आए सीढ़ी चढ़ के, और इसने दरवाजे पर कहा अचला ने कि नहीं अंदर नहीं जाते, मुझे लग रहा है कि मृदुला उपन्यास ख़त्म कर रही है दरवाजे के बाहर से और ये वापस जाएगी। और काफ़ी दूर से आए थे, ऐसे कोई बराबर में नहीं रहते थे, और सचमुच में उपन्यास ख़त्म कर रही थी। और बाद में इसने मुझे बतलाया, मैंने कहा कितनी अजीब बात है, मतलब वो मेरे जो कमरे के अंदर मेरे भीतर जुनून था, वो जुनून दरवाजे के बाहर अचला तक पहुंचा। I mean, you know, looked at her as a mother. She was a very loving mother, and you know, always very concerned about us and making sure that you know we were studying or whatever it is, and we had all the support while we were doing that. And of course, as a public figure, you know, she always spoke her mind. She had strong opinions which were ahead of the times, as you have also noted, and especially being a woman writer, she didn't want to see herself as a woman writer, right? She was a writer who had certain opinions about society and all those things, and she expressed them freely, and sometimes that was not like in our more conventional society. And as you know, of course we were always involved because going to goshtis, so that culture of being in the literary circles and hearing those stories and all that, I think that has left its mark. But if you talk about our unconventionality, I mean, we also had, as you know, police show up at our door because some arrest warrant had been issued because of being a little ahead of our time, which was not taken well by some people. So those things also happen, and but even when the police showed up, she was not scared or anything like that, and she dealt with that also. So and we were young at that time, so we didn't fully understand. But we saw all that happen, and now we feel that she was extremely brave. So that has left its mark. When I see her as a friend, I see her as a very caring person. She would not say things, there's no lip service. She means it, and she does that. Most of the people I see, especially people who can speak very well, they speak more and do little. She is totally a family person, concerned about nieces, nephews. Was staying with us, Auntie's daughter. She stayed with us for a while, a couple of years. So that also, she took care of her also, just like her own child. So all that was also very nice for us. So we see two parts of her. A mother who takes care of the family. She has very strong motherly instinct. Yes. But at the same time, when it comes to show her protest, Yes. So she's very a strong. writer of protest. Right. Always been like that. Correct. So those two aspects are there, and we did see more of that. Of course, we saw her more as a mother. Now, a very personal question. Your mother says that you had an exceptional bonding with your brother. Most of the siblings, when they are young, they fight with each other. But I'm told that both of you had a perfect understanding. We also fought as young in this thing, but as you grow older, then you
stop fighting, and those fightings are petty fights. Did you ever feel that your mother was closer to your younger brother, or her affection was more towards the younger child? No, I never felt anything like that. There was no jealousy. एक बात संगीता तुमसे कह रहे हैं जो बार बार मुझसे पूछी गई है और जिसका जवाब मैंने कभी दिया नहीं है। ये शुरू हुआ चितकोबरा जब मैंने लिखा, जो 1979 की बात है, अब 50 बरस होने का है। तो अजीब सी बात थी कि ज़्यादातर जो लेखिकाएं थीं, औरतें थीं जो लिख रही थीं, वो हमेशा ये कहती थी कि उसमें हम ही देखते हैं, लोग हमारे उपन्यास में, कहानी में हम ही देखते हैं। अच्छा, मैंने कहा बड़ी अजीब सी बात है, मुझे कभी किसी ने नहीं देखा मेरे उपन्यास में, और चितकोबरा जैसा उपन्यास जिसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी हुई, उसमें भी कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि ये मैं अपने बारे में लिख रही हूँ। सिर्फ एक बार मुझे याद है, ये बड़ी मज़ेदार सी बात है, कि राजेंद्र यादव गाड़ी में थे और आनंद मेरे हस्बैंड थे। तो यादव जी ने मुझसे पूछा कि वो कौन है हरी आँखों वाला आदमी है इसमें चितकोबरा में। तो मैंने कहा कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। तो उसके बाद वो बिल्कुल चुप हो गए और ये बात उन्होंने दोबारा नहीं पूछी। मगर फिर मेरे मन में कई बार आया कि कोई तो था जिसने मेरे जीवन में प्रवेश किया और सब कुछ बदल गया। लिखना भी मैंने तभी शुरू किया, दरअसल 1975 में मैंने लिखना शुरू किया। और हम छोटी छोटी जगहों पर, कस्बों में तो रहते ही थे, अरसे से रहते थे, 63 से लेके ही हम छोटी जगहों में रहे हैं। तो कोई महानगर का या नगर का दबाव मेरे ऊपर नहीं था। मुझे सुविधा थी सॉलिट्यूड की, मतलब एकाकी हो पाने की। अकेलापन नहीं था, कोई अकेलापन कभी महसूस नहीं किया, मगर अकेले हो सकने की सुविधा ज़बरदस्त थी। और इससे अच्छा माहौल तो लिखने के लिए कोई हो ही नहीं सकता। मगर सिर्फ इसलिए कोई नहीं लिख सकता कि लिखने की सहूलियत है। सहूलियत होने से आप नहीं लिखते हैं, वो कोई जुनून होना पड़ता है। जब तक वो जुनून ना हो आप नहीं लिखते हैं। और वो जुनून का पल कब आएगा वो आप जानते नहीं हैं। वो आता है और आप लिखते हैं, और फिर उस वक्त आप ख़ुद को एक तरह से ख़त्म कर देते हैं। आप अपना किरदार बन जाते हैं, और फिर कह सकते हैं कि आप मर जाते हैं, आप नहीं रहते। किरदार जी लेता है, फिर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और अब फिर दोबारा जीने लगते हैं, दोबारा मरने के लिए, दोबारा जुनून में जाने के लिए, दोबारा कुछ और लिखने के लिए। मगर वो पहला बिंदु जब आपने लिखना शुरू किया, तो लोग जब पूछते थे तो ठीक ही पूछते थे बेचारे कि भाई क्यों किया, क्यों लिखना शुरू किया। अब ये तो बड़ी आसान सी बात है कहने की, जी मोहब्बत हो गई थी। मोहब्बत तो सब ऐरे गहरे नत्थो खैरे को होती है, सब तो नहीं लिखते। और सिर्फ मोहब्बत की वजह से लिखा भी नहीं, सब कुछ बदल गया। दुनिया को देखने का नज़रिया बदल गया, अपने को देखने का नज़रिया बदल गया। और पहले ये महसूस हुआ कि जो मैं कर रही हूँ वो मानी खेज़ है, उसके कुछ मतलब हैं मेरे लिए, दुनिया के लिए। दुनिया माने न माने उसका महत्व है। तो जैसे खुद अपने में अपने को कुछ बनाने का, कुछ बन जाने का एहसास हुआ कि हम कुछ बन गए। अब किसी को क्या बतलाएं हम क्या बन गए, कुछ तो बने नहीं हम, सिर्फ हमने लिखना शुरू किया है। जब वो लिखा जाएगा, जब उसको लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनकी उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है, वो सब धीरे धीरे बहुत ही धीमी गति से आगे चलेगा। न भी चले, न कुछ लिखा जाए, न कोई कुछ पढ़े, जो लिखें भी वो कोई ना पढ़े, कोई अच्छी प्रतिक्रिया भी ना आए, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो क्षण मैंने जिया है जब मैंने पहचाना कि मैं कुछ हूँ, कि मैं, मेरा होना मानी रखता है, किसी और के लिए रखे न रखे, मेरे अपने लिए रखता है। तो ये शुरुआत थी लिखने की। तो आज मैं एक तरह से, ये एक ऋण है ना एक इंसान का मेरे ऊपर, जिसको मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। एक ऋण है कि एक इंसान मेरी ज़िंदगी में आया जिसने मुझे एकदम एक दूसरी ज़िंदगी बख्शी।
निकली तो मेरे ही अंदर से, उसका उसमें सिवाय होने के अलावा कि वो था, उसके अलावा कोई उसकी कोई भागीदारी, कोई हिस्सेदारी नहीं थी मेरी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी अलग ही चल रही थी बिल्कुल उससे, मगर उसके होने से ही उस ज़िंदगी में अर्थ आ रहे थे, माने बदल रहे थे उस ज़िंदगी के। और जैसे कि तुमसे बात होते हुए बहुत बार ये बात हुई है कि औरतें अपनी चीज़ों को कुछ इस नज़र से देखती हैं कि भाई कुछ गलत किया है क्या हमने, या ये जो हुआ ये इतनी बड़ी तो बात नहीं थी, मतलब अपने को नकारती हैं, निगेट करती हैं। इसके बजाय आदमी एक लिखता है, मर्द एक कविता लिखता है, सारे में गा सुना के आ जाता है और इतना अहंकार से भर जाता है। औरतों में अहंकार होता है, वो अहंकार दिखाती भी हैं, मगर अंदर ही अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त दुविधा उनके अंदर बनी रहती है कि वाकई कुछ और तलब था, वाकई मानीखेज था, या कुछ नहीं था, ऐसे ही था, हम सोच रहे हैं कि कुछ था। मतलब कहीं अपने को नकारने की एक मनोवृत्ति होती है, हर औरत में होती है मुझे लगता है। बड़े से बड़े धाकड़ औरत कहीं किसी एक बिंदु पर आकर सोचने लगती है कि मैंने जो ज़िंदगी जी ये मैंने क्या ठीक किया, क्या ऐसा करना चाहिए था। तो ये होता है हर एक में। मैंने ज़माना गुज़रा एक लेख लिखा था, प्रज्ञा और गर्भाशय के बीच। तो उसमें मैंने एक जगह ये कहा था कि बड़ी से बड़ी प्रतिभाशाली औरत, बहुत मुकाम पर पहुंची हुई औरत, एक बिंदु पर आकर अगर उसके बच्चा ना हो तो उसको बहुत मलाल होता है कि मैंने क्यों उस समय, जब समय था तब मैंने एक बच्चा पैदा नहीं किया। और अगर बच्चा होता है तो उसको ये मलाल रहता है कि मैंने घर बार में अपने को झोंक दिया और मैंने जो कर सकती थी, जिस मुकाम पर मैं पहुंच सकती थी, जिस ऊंचाई पर मैं पहुंच सकती थी, वहाँ मैंने पहुंचने के लिए तरद्दुद नहीं की, जहमत नहीं उठाई, इतना मैंने अपने को ऊंचा करके सोचा नहीं। तो एक तरह से ये जो दुविधा है, मुझे लगता है ये प्रज्ञा और गर्भाशय के बीच की दुविधा है, जो औरत ही को हो सकती है, मर्द को हो ही नहीं सकती, क्योंकि मर्द के तो गर्भाशय होता नहीं। मुझे अभी ख्याल आ रहा था कि कोई ये बात बहुत पूछी जाती है, ये मैं रास्ते में ही सोच रही थी जब तुम्हारे यहाँ आ रही थी, कि हम वो दिल से लिखते हैं, कहते हैं ना कि दिमाग से लिखते हो या दिल से लिखते हो। तो मैं कहती हूँ दिल से तो मर्द लिखते हैं क्योंकि उनके गर्भाशय नहीं होता। औरत को दिल से लिखने की ज़रूरत नहीं होती, दिमाग से लिखती है और गर्भाशय से लिखती है, मतलब प्रज्ञा से लिखती है और गर्भाशय से लिखती है। उसको वो दिल नाम का जो वैल्व है, जो धड़कता रहता है या वो खुलता बंद होता रहता है, उसका कोई ख़ास मानी नहीं होता। तो मानी है प्रज्ञा का और गर्भाशय का, और उसको दोनों को हम कहीं कहीं नकारते भी चलते हैं। मोहब्बत और शादी ये दो अलग चीज़ें होती हैं, मैं समझती हूँ। हर हिंदुस्तान में तो ये पता ही है लोगों को, क्योंकि मोहब्बत करके शादी बहुत कम लोग करते हैं। जहाँ अमूमन करते हैं और टूटती रहती है, और फिर मोहब्बत करते हैं और फिर शादी करते हैं, वहाँ भी वो लोग जानते हैं कि ये दो अलग चीज़ें होती हैं। मगर मोहब्बत अपने में पूर्ण होती है, अपने में पूरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप मोहब्बत करें तो उस आदमी के साथ रहें, उससे शादी करें, उससे रोज़ बात करें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मगर उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त लिप्सा तो अंदर बनी रहती है कि इस आदमी से अपनी बातें शेयर करें। तो मेरे साथ जो हुआ, एक अजीब सी बात हुई संगीता। मैंने जो एक उपन्यास लिखा जित कोबरा नाम का 1979 में, उसमें एक बात बार बार आती है। उसमें स्त्री पुरुष हैं जो प्रेमी हैं, वो कहते हैं अब हम 30 साल बाद मिलेंगे, क्योंकि जब 60 साल से ज़्यादा उम्र हो जाती है तो लोग फिर कोई छींटाकशी नहीं करते, फिर कोई लोकापवाद नहीं होता। और 30 साल बाद मिलेंगे तो तुम सोच ही सकती हो, जानती हो, मैं भी जानती हूँ कि ये प्योर फैंटेसी है। ये एक फंतासी थी कि मिलेंगे। भाई कोई मिलता है 30 साल बाद भला? 30 साल का वक्फा कोई छोटा वक्फा होता है? तो ये सिर्फ फंतासी है जो उस उपन्यास में आती है, और वो बहुत पैशन के साथ उस पर बात की जाती है, एक जुनून में उस पर बात की जाती है। मगर अजीब बात जो हुई कि जो फंतासी थी वो सचमुच घट गई।
30 साल बाद वो फिर मिले, और अब जब मिले तो साक्षात नहीं मिले, एक दूसरे को देखा नहीं, एक दूसरे से बोले नहीं, जो बात हुई वो सिर्फ ईमेल के द्वारा हुई, सिर्फ ईमेल के द्वारा। मगर वो जब बात होती थी तो वो पुरानी जो यादें थीं उन्हीं के बारे में बात होती थी, मगर वो इतने गहराई से होती थी और उसमें वो इतनी शिद्दत से एहसास होता था उन बातों को जीने का, जैसे अब भी जी रहे हैं। तो उन यादों को जीने का जो एहसास था वो इतना जुनूनी था, इतना पैशनेट था कि वो वाकई घटता हुआ लग रहा था। तो मैं कहूँ कि जो फिक्शनल था वो 30 साल बाद ऑटोबायोग्राफिकल हो गया। ये तो बहुत होता है कि आपके साथ जो घटा उस पर आपने फिक्शन लिख दिया। ये शायद कम होता होगा या शायद नहीं हुआ हो अब तक कि जो आपने फिक्शन लिखा था वो घट गया, वो ऑटोबायोग्राफी हो गई। ये भी बहुत बार हुआ है कि लोग, ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि चिट्ठियाँ लिख और फिर अंततः मिलते हैं, या एक दूसरे को मेल कर रहे हैं और फिर अंततः मिलते हैं, या उल्टा है, मिले हुए हैं, प्रेमी रहे हैं और बाद में उसी ज़िंदगी को, उन यादों को ईमेल के माध्यम से जीते हैं, सिर्फ ईमेल के माध्यम से। और फिर भी वो जो यादों की दुनिया है वो बहुत सघन है, वो ऐसी नहीं है कि काल्पनिक हो, काल्पनिक तो है ही नहीं, वो एकदम असली है, वास्तविक है, रियल है। और उसमें से फिर शायद उस बिंदु पर मैं पहुंची, उसको लिख लेने के बाद जब मैं बहुत आराम से अपनी तमाम यादों पर एक किताब लिख पाई, जो मैंने हाल फिलहाल लिखी है। बड़ी अजीब सी बात है कि एक ज़माने में मैं गणित में, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी होती थी, मगर मैंने फिर मैथमेटिक्स किया नहीं। मैं इकोनॉमिक्स ज़रूर की, मगर बाद में तो छोड़ ही दिया, लिखने लगी। अभी हाल फिलहाल मैंने रामानुजन, उसके बारे में पढ़ा और फिर उसकी फ़िल्म देखी, तो मेरे ऊपर एक ऐसा जुनून तारी हुआ कि ये सब बेकार है जो मैं कर रही हूँ, असल में मुझे मैथमेटिशियन होना चाहिए था। और फिर मैंने ढूंढ के उसकी फ़िल्म वो वाली देखी जो तमिल में बनी थी पहले, जो अंग्रेज़ी में बनी है उसमें वो है ही नहीं, वो ज़मीनी हकीकत जो थी उसकी ज़िंदगी की, और जो ज़बरदस्त रहस्य था उसमें, भाई कहाँ से आते थे उसके पास फार्मूले, जो अब जाके लोग उनको किसी तरह से समझ पा रहे हैं, अब तक नहीं समझ पाए उनको। और वो कहता था मुझे देवी देती है। अब देवी देती है या अपने आप सोते जागते वो आ जाते थे। तो मैं किसी से कहूँ तो कहे पागल है ये औरत, अब ये 85 बरस की औरत, इसको उसका मन हो रहा है कि मैं मैथमेटिशियन रही होती। मगर तुम मैं सच बतलाऊँ, मुझे कभी कभी लगता है कि पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वहीं रहना चाहिए था, उसी में आगे बढ़ना चाहिए था। और कौन जानता है मेरे पास भी देवी आती और मुझे भी कुछ ऐसी इक्वेशन दे जाती जो आज लोग फिर मेरे मरने के बाद उसको सुलझाते, सॉल्व करते। फिर मैं जानती हूँ कि ये बिल्कुल ही बहुत ही बेवकूफ़ाना बात है, मगर ये एक ऐसी बात है कि अगर कोई कहे कि आपके मन में अगर कोई चीज़ रह गई है कि ये नहीं किया, तो मैं कहूँगी कि ये चीज़ रह गई है, इसका कहीं आर पार नहीं है, इसका कोई शायद इसकी कोई नींव भी नहीं है, कोई फाउंडेशन भी नहीं है, इसका कोई तुक भी नहीं है। जैसे मेरे शुरू में ही मैंने अपनी कहानी में पूछा था कि तुक की क्या तुक होती है, तो वैसी ही बात है कि इसकी तुक नहीं है, मगर कहीं ये मेरी ज़िंदगी में जाके फिट बैठता है कि कुछ कर लेने के बाद मुझे हमेशा लगता है कि ये नहीं, कुछ और ये होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। किताब में लिखती हूँ तो फिर मैं जुनून में लिखती हूँ, पूरी लिखती चली जाती हूँ, मगर बाद में मुझे लगता है ये ना लिख कर कुछ और लिखे होते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। उस सिलसिले में एक बात बतलाऊँगी, पता नहीं पहले कभी बतलाई है कि एक मेरा उपन्यास है, उसका नाम है मैं और मैं, जो मुझे बहुत पसंद है। बाकी लोगों को कुछ को पसंद है, मगर ज़्यादातर उसकी कोई बात नहीं होती है। तो उसके कोई मैंने करीबन 200 पन्ने लिख लिए थे और उसके बाद भी मैं लिखती जा रही थी, मगर मज़ा नहीं आ रहा था। मैं बार बार मुझे लगे कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। फिर मैंने 100 पन्नों के करीब लिख लिए। फिर मुझे अचानक ख़्याल आया कि अरे किताब तो ख़त्म हो गई 100 पन्ने पहले ही,
और मैं खामखा उसे लिखे जा रही हूँ, क्योंकि वो किताब एब्सर्डिटी में जाके ख़त्म हुई थी। उसका जो अंत था वो एब्सर्ड था। तो कहीं जो अंदर बैठा हुआ वो मैथमेटिशियन है ना, तार्किक, उसको लगा भाई ये इसका आंतरिक तर्क तो कुछ हुआ ही नहीं किताब में। फिर मुझे समझ में आया कि किताब तो ख़त्म हो गई, ये उपन्यास ख़त्म हो गया और एक एब्सर्ड नुक्ते पर जाकर ख़त्म हुआ है। तब मैंने बड़ी तसल्ली से बैठकर वो जो करीब करीब 100 पन्ने मैंने लिखे थे उनको चिंदी चिंदी करके फाड़ा। और सच बतलाऊँ, जितना मज़ा लिखने में आया था उतना मज़ा ही फाड़ने में भी आया। और तब वो किताब पूरी हो गई। तो ये बहुत कम लोगों को ये सुख मिला होगा कि अपनी किताब बैठकर फाड़ें। Dear ladies and gentlemen, it is an absolute honor to present before you our Lifetime Achievement Award to Mridula Garg, has been adorned with the Sahitya Academy Award, the Vyas Samman, and also the Hammett Grant from the Human Rights Watch, New York. Her stories have been translated into several languages, have transcended borders, captivating audiences across the globe. She has won acclaim for the audacity of her themes and the lyricism of her style. Mridula Garg has depicted her female characters as free from guilt, which seems to be an inseparable part of almost every woman's psyche these days. Today, as we honor her, we not only celebrate her extraordinary achievements, but also recognize the profound impact her storytelling has left on us. What have I exactly achieved? That's what I ask myself. As far as writing is concerned, that's all right. I have written more than 30 books, and I've been read by probably thousands of people. When I started writing in the 70s, the reading habit was robust. Now it is on its last legs. People don't want to read. And a writer is no use unless there are readers. Ultimately, the supreme person in this whole writing, reading, literature scene is the reader. We may say that we don't care about the reader and we write as it comes to us, but the fact is that unless you are read, nobody knows that you are a writer. But there is something else which keeps nagging at me. Okay, writing is all right, being read is fine, but then ultimately, what do you write for? Ultimately, what does literature do? The popular reply to that is nothing. Literature does nothing. Because really, literature doesn't go out on the roads and do anything. But it does something which only literature can do. And it can do that only if you read it, only if there are readers. And that is, it changes the perception of the people who read the book. It changes how they perceive themselves and others. It teaches them to look at others with compassion and magnanimity. It teaches them to be less hateful. It teaches them to not neglect those who may be less privileged than them. And most of all, when you read a book and you find that a character has taken a decision in a very difficult situation to resist oppression, not of himself or herself, but oppression of other people. And he has taken a brave step, a bold step to do that. When you read that, you feel, okay, if this man or woman could do it, why can't I? And that inspires you to do something. That ultimately changes the nature of society, makes it more tolerant, it makes it more diverse, it makes it less hateful and less violent. But on that score,
Has literature really done that? No, it has not. In fact, we see hatred and violence all around us, now more than ever. Every time I feel happy about my writing, the image of millions of children being massacred in Gaza rises before me. And I feel words are useless, that books don't matter. And it's not that Gaza is only in Palestine. We have our own Gaza. We have millions of children dying, not with bombs or gunshots, but of poverty, of malnutrition, of disease. They are killed by the poison of poverty slowly. This slow death is equally horrible. So literature has failed so far. But are books irrelevant? Do books not matter? No, I cannot say that. Yet I write. I still hope in my heart that literature and its readers will change the world, that somehow we will learn to fight the evil in us and will rise up better people, more tolerant, more loving, more aware of the so-called other, full of empathy to bring the other to us and make him or her our own.